दोस्तों, आज मैं आपको 10 लाख का लहंगा कहानी सुना रही हूँ। मैं एक बात कहूँ, बाबा को गुजरे हुए इतने साल हो गए। आपने घर घर जाकर काम किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अब मुझे भी काम करने दो, जिससे घर चलाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। अच्छा, पर तू करेगी क्या? अरे 12वीं पास को क्या ही नौकरी मेरी मिलेगी। तरह झाड़ू पोछा करना चाहती है क्या? हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? आपने भी तो झाड़ू पोछा करके गुजारा किया है ना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू भी यही काम करे। अरे मैंने तुझे कभी धूप में भी नहीं निकलने दिया ताकि तेरा रंग न काला पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पर जरा बताओगी कि आप मेरी शादी अमीर घर में कैसे करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके। मेरी तरह दूसरों के घरों में काम ना करे, समझी? अब चल चुपचाप हलवा फिर दे। माँ कल्पना की बात सुनकर ईशा हंसने लगी। पति के गुजर जाने के बाद कल्पना ने बड़ी दिक्कतों से अपनी इकलौती बेटी ईशा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब उसकी शादी की चिंता कल्पना को दिन रात खाई जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, सुन ईशा, मेरी पगार आ गई है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ माँ, एक लहंगा लेते आना, वो 8-10 लाख रुपए का। इसी तरह कल्पना और ईशा का जीवन कट रहा था। एक महीने बाद जब कल्पना फिर बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी, तब ईशा, मैं बाजार जा रही हूँ, एक गिलास पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। ईशा ने एक नया ब्लाउज अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ दिन पहले कल्पना की मालकिन ने उसे एक साड़ी दी थी, पर उसका ब्लाउज नहीं था। तो कल्पना ने अपनी माँ के लिए घर पे ही ब्लाउज सिल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। लाभ पानी दे दे। पानी बाद में, पहले झट से साड़ी और ये ब्लाउज पहनकर दिखाओ मुझे। ईशा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद कल्पना वही साड़ी पहनकर बाहर निकली। वो उस साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। अच्छा, क्या सच में? तो फिर मैं इस साड़ी को संभाल के रख लेती हूँ, शादी और ब्याह में हाँ, काम संभाल आएगी। लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या? लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। तो फिर एक काम कर, तू भी अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। कल्पना की बात पर ईशा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाजार चली गई, दोनों माँ बेटी बहुत सुंदर लग रही थी। बाजार में जब कल्पना एक ठेले से सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरी। उस कार से कल्पना को थोड़ी सी ठोकर लग गई। कल्पना की चीख सुनकर कार से एक माँ बेटा बाहर निकले और कल्पना को सहारा देते हुए पूछा, ओ सॉरी आंटी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आपको कहीं चोट नहीं आई। वो मेरे बेटे ने अभी नई नई कार ली है। भी चलाना सीख ही रहा है, पता है, कैश ली है पूरी कार, लोन वोन का झंझट ही नहीं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने में पड़ी बहन जी? पूरे 15 लाख की। आपके पास कौन सी है? वो दरअसल ना मुझे कार चलानी आती है और ना ही मेरी बेटी ईशा को, तो हम लोग कार नहीं रखते। अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ आंटी जी। बड़ी प्यारी बच्ची है बहन। इसकी शादी वादी के बारे में कहीं बात चलाई? हाँ वही, आजकल लड़के वालों की लाइन लगी पड़ी है घर पर। आप ही देखिए ना, कितनी सुंदर है बेटी मेरी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ हाँ, वो तो है। आप अपना नंबर दीजिए ना, मुलाकात होती रहेगी। जी आंटी, लिख लीजिए। ईशा ने अमृता को अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि उसकी माँ कल्पना के पास फोन नहीं था। थोड़ी देर बात करने के बाद कल्पना और उसकी माँ वहाँ से वापस आ गए। सुना निकेत, तुझे कैसी लगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफी अमीर घर की लग रही थी, ऊपर से इकलौती लड़की है। सोच दहेज भी खूब मिलेगा और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? अरे हाँ माँ, ये बात तो सच्ची कही आपने। तो बोल, बात बढ़ाऊं क्या? हाँ हाँ, भले काम में देरी कैसी। अनिकेत तो ईशा की सुंदरता देखकर ही मोहित हो गया था। और ऊपर से वो उन्हें अमीर समझ रहे थे, तो दहेज का लालच उनकी आंखों में तैरने लगा। ईशा के घर पर माँ, क्या जरूरत है इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप रह। सोच, अगर तेरी उस लड़के से शादी हो गई तो राज करेगी तू जीवन भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या? अरे चुप कर, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या कर लेंगे वो? पर माँ, केशव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। क्या केशव? वो मंगलू का लड़का? अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या ही मिल जाएगा तुझे? सुना नहीं, उस लड़के ने 15 लाख रुपए की कार खरीदी है, वो भी नकद। अब मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी, वरना किसी और से नहीं। कल्पना वहाँ से चली गई और ईशा रोने लगी। ईशा और केशव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब भी ईशा कल्पना के सामने केशव का नाम लेती तो कल्पना उसे झिड़क देती। कुछ दिन बाद कल्पना ने चालाकी से अनिकेत और ईशा की सगाई करा दी। इस सगाई से ईशा और केशव दोनों के दिल टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद, बहन जी, अब शादी की तारीख निकलवा ही लेते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए जरा लेन देन की बात भी कर लें। देखिए, कार तो हमने अभी ही ली है, समाज में हमारा बड़ा नाम है, तो आप एक काम करिए, ईशा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का लहंगा सिलवा देना और इतना ही कैश दे देना। बस हमारी इतनी सी ही मांग है। कल्पना पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने फिर हाथ जोड़कर अनिकेत और उसकी माँ को पूरी बात सच सच बता दी। शादी कर ही लेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ की ही तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। ईशा तो पहले से ही दुखी थी, अब कल्पना भी दुखी रहने लगी। अपनी बेटी की अमीर घर में शादी करने का उसका सपना टूट चुका था।
माँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अरे अरे बेटी, मैंने इतना भी क्या गलत चाहता। मैं यही चाहती थी कि तू एक अमीर घर में जाए। अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम एक काम करो, तुम केशव को बुला लो, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को केशव घर आया तो कल्पना ने उसे अपनी हालात के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए। और आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि ना तो ईशा का कोई भाई है और ना उसके पिता, तो आपकी देखरेख भी मैं ही करूंगा। केशव की ये बातें सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने केशव को ढेर सारा आशीर्वाद पंडित दिया। को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। उधर एक दिन कल्पना के घर में अचानक एक बूढ़ी भिखारन आई। बेटी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ ना, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उस बूढ़े भिखारन ने खाना खाया और पानी भी पिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को खाना खिलाया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं। हाँ लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना अम्मा। तुम्हारे कुएं का पानी बहुत खारा है, इसे थोड़ा और गहरा करवा लो। वो भी हो सके तो अपनी बेटी की शादी से सारे मेहमान मीठा पानी पी सके और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये बात कहकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उधर ईशा ने ये बात केशव को बताई तो केशव अपनी कुदाल लेकर कुआं गहरा करने आ गया। उसने कुएं में उतरकर खुदाई शुरू की। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा उसमें सोने से भरा एक मटका रखा हुआ था। उसे देखते ही चमत्कार हो गया, चमत्कार। वो कोई भिखारन नहीं थी, वो तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। अमृता ने उनमें से कुछ सिक्के बेचकर ईशा के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीदकर केशव को दी। माँ जी मुझे इतनी महंगी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है बेटा, पर हमें तो है। 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख की कार में तो बैठेगी ही ना। और हाँ, जरा वो अमृता के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। अमृता और अनिकेत नई कार और खासतौर पर ईशा का लहंगा देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं ईशा और कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों का सपना जो पूरा हो गया था। रसोई में पूरा परिवार। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो पूरी की पूरी कढ़ाई ही उठा कर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तभी सबको उसकी इस आदत का पता चल गया। तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। फिर भी सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत में कोई सुधार नहीं किया। एक दिन उसके सास ससुर कहीं बाहर गए हुए खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी, तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है। ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद कमरे से बाहर निकल कर आया। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहाँ से चले गए। अगले दिन दीपा की सास अपनी पड़ोसन से बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था। जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो ये सब मिसिस शर्मा ने ही बताया। वो तो कह रही थी उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी, पर उन्होंने तुम्हारे यहाँ पानी तक नहीं पिया था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इस कारण उसके मायके वाले उससे मिलने और कुछ दिन उसके साथ रहने वहाँ आ गए थे। कि सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है,
कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीपा दीदी, मुझे आपके हाथ के छोले भटूरे खाने हैं। मम्मी तो बनाती नहीं आपके जैसे, मैं तो तरस गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे लहसुन प्याज टमाटर यही दे दे, मैं यहीं पे काट देती मैं लाती हूँ। दीदी मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरी बैठक का नजारा देखने लायक था। भाभी ये सब क्या है? पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में फिर अपनी माँ के कमरे में गई और उन्हें सारी बात बताई। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहाँ सब्जियां बर्तन आटा दाल चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हुए हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे आशा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। क्या मैं उनके घर वालों को ये कह दूं कि यहाँ मत फैलाए? वो यहाँ से चले जाए है? तुम भी कैसी बातें करती हो? थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और खुद अंदर बर्तन लेने चली गई। वो दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों की वजह से हुआ है। अगर इनमें जरा भी समझ होती। लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हम दीपा से दूर ही रहेंगे। आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है। और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जो चीज जहाँ के लिए बनी हो, हमें उसका यूज वहीं पे करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।